दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही एक ज्वालामुखी की तरह रही है, जहां गठबंधन टूटते हैं, सत्ता के शिखर पर चढ़ने वाले गिरते हैं और कभी-कभी अप्रत्याशित नायक उभर आते हैं। 1995 का वो जून का दिन जब लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस खून और आग का मैदान बन गया, आज भी यूपी की राजनीतिक किताबों में एक काला अध्याय के रूप में दर्ज है। लेकिन इस कांड के बीच एक नाम चमकता है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, एक ब्राह्मण विधायक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित थे, लेकिन जिनकी बहादुरी ने बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती की जान बचाई। अगर वो न होते तो शायद बहन जी आज भी हमारे बीच न होती। ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है, ये जाति की दीवारों को तोड़ने वाली राजनीतिक दुश्मनी की आग में जलते हुए मानवीय संबंधों की है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिन्हें लोग दबंग ब्राह्मण कहते थे, ने न सिर्फ अपनी लाठी से सैकड़ों हमलावरों को रोका, बल्कि उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची निष्ठा जाति या विचारधारा की सीमाओं से परे होती है। इस पहले भाग में हम इस कांड के राजनीतिक बैकग्राउंड से लेकर उस भयानक दोपहर तक की पूरी यात्रा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सपा बसपा गठबंधन की दरारें गेस्ट हाउस की दीवारों तक पहुंची और कैसे ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक फरिश्ते की तरह प्रकट हुए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए हमें 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में जाना होगा, जब जातीय राजनीति ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। उस समय कांग्रेस का एक छत्र राज था, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां उभर रही थीं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांशीराम द्वारा 1984 में हुई, जो दलितों और पिछड़ों की आवाज बनकर उभरी। मायावती, जो एक स्कूल टीचर से राजनीतिक नेत्री बनी, कांशीराम की प्रमुख शिष्या थीं। वे उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक जाटव परिवार में पैदा हुईं और उनकी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई, जहां उन्होंने कानून की डिग्री ली। मायावती की राजनीतिक यात्रा कांशीराम के साथ शुरू हुई जब उन्होंने DS4 और फिर बसपा बनाई। बसपा का मूल मंत्र था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने का प्रयास था। 1990 के दशक की शुरुआत में बसपा ने अपनी ताकत दिखाई और 1991 के चुनावों में कुछ सीटें जीती, लेकिन असली सफलता 1993 में आई। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र था। यहाँ की जनसंख्या में दलित, पिछड़े और ऊपरी जातियां आपस में टकराती रहती थीं। 1993 के विधानसभा चुनावों में एक अनोखा गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। मुलायम सिंह यादव, जो यादव समुदाय के एक मजबूत नेता थे, ने कांशीराम की बसपा के साथ हाथ मिलाया। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से यादवों और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि बसपा दलितों की। इस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। मायावती, जो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं, को उप मुख्यमंत्री का पद मिला। ये गठबंधन शुरू में सफल रहा। दलित मुस्लिम यादव का फॉर्मूला काम कर रहा था, लेकिन जल्द ही दरारें दिखने लगीं। मायावती को लगने लगा कि सपा उन्हें और उनके दलित समर्थकों को पूरा सम्मान नहीं दे रही। मुलायम सिंह की सरकार पर आरोप लगे कि वो ऊपरी जातियों के हितों को नजरअंदाज कर रही है और बसपा के विधायकों को महत्वपूर्ण पद नहीं मिल रहे। दिसंबर 1993 से शुरू हुई यह सरकार जून 1995 तक टूटने की कगार पर पहुंच गई। मायावती ने गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। यह फैसला यूपी की राजनीति में भूकंप लाने वाला था। इस गठबंधन के बनने से पहले उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ा रहा था। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जिसके बाद दंगे भड़के और कल्याण सिंह की सरकार गिर गई। राष्ट्रपति शासन लगा और फिर चुनाव हुए। सपा बसपा गठबंधन ने भाजपा को हराया, क्योंकि वे पिछड़ों और दलितों को एकजुट कर सके। लेकिन सत्ता में आने के बाद मतभेद उभरे। मायावती ने बार बार कहा कि सपा दलितों के लिए कुछ नहीं कर रही। उदाहरण के तौर पर दलितों के लिए आरक्षण और सरकारी योजनाओं में बसपा की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा था। मुलायम सिंह पर आरोप था कि वे यादवों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह गठबंधन शुरू से ही अस्थिर था, क्योंकि दोनों पार्टियों के आधार अलग थे। बसपा का फोकस दलित एम्पावरमेंट पर था, जबकि सपा का सामाजिक न्याय पर, लेकिन यादव केंद्रित। समकालीन रिपोर्ट्स के अनुसार मायावती ने 1 जून 1995 को लखनऊ पहुंचकर अपने विधायकों के साथ बैठक बुलाई। स्टेट गेस्ट हाउस, जो मीराबाई मार्ग पर स्थित है, वहां कमरा नंबर 1 में वे ठहरी। ये जगह सामान्यतः VIP गेस्ट्स के लिए होती है, लेकिन उस दिन ये एक युद्ध क्षेत्र बनने वाली थी। सपा के कार्यकर्ता, जिन्हें मुलायम सिंह के समर्थक कहा जाता था, भड़क उठे।
वे मानते थे कि बसपा का गठबंधन तोड़ना सपा के लिए विश्वासघात है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन असली तूफान 2 जून को आया। उस समय लखनऊ में राजनीतिक माहौल इतना गर्म था कि हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मायावती ने अपने विधायकों को गेस्ट हाउस में इकट्ठा किया ताकि वे गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सकें और भाजपा से बात कर सकें। भाजपा तब विपक्ष में थी और कल्याण सिंह जैसे नेता बसपा से संपर्क में थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम इस दौर में उभरता है। वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे प्रतापगढ़ से। 1940 में जन्मे द्विवेदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने स्वयंसेवक थे। उनकी छवि एक दबंग नेता की थी, लाठी चलाने में माहिर और हमेशा हिंदुत्व की विचारधारा के प्रचार में लगे रहते। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का परिवार प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में था, जहां उनके पिता किसान थे लेकिन शिक्षा पर जोर देते थे। द्विवेदी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया और फिर आरएसएस से जुड़े। आरएसएस की शाखाओं में वे नियमित जाते थे, जहां शारीरिक प्रशिक्षण और अनुशासन सिखाया जाता था। लाठी चलाना आरएसएस का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आत्मरक्षा के लिए सिखाया जाता है। द्विवेदी की राजनीतिक यात्रा 1970 के दशक में शुरू हुई, जब वे जनसंघ से जुड़े, जो बाद में भाजपा बनी। 1980 में वे पहली बार विधायक बने और अपनी ईमानदारी और दबंगता के लिए जाने गए। वे हमेशा अन्याय के खिलाफ बोलते थे, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन उनकी निष्ठा सिर्फ राजनीतिक नहीं थी। वे मानते थे कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हर नागरिक का कर्तव्य है। 1995 में जब बसपा सपा गठबंधन टूट रहा था, द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता के रूप में लखनऊ में सक्रिय थे। वे पास ही के एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, जहां से गेस्ट हाउस कांड की घटना सिर्फ कुछ कदम दूर थी। द्विवेदी की विचारधारा हिंदुत्व की थी, लेकिन वे जातिवाद के खिलाफ थे। उन्होंने कई बार कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए और दलितों को मुख्यधारा में लाना जरूरी है। ये विचारधारा उन्हें बसपा से जोड़ने में मददगार साबित हुई। उस समय भाजपा बसपा से गठबंधन की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दोनों ही सपा के खिलाफ थीं। द्विवेदी उन नेताओं में से एक थे जो इस गठबंधन के पक्ष में थे। उनकी उपस्थिति गेस्ट हाउस के पास संयोग नहीं थी, बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थी। लेकिन जो हुआ वो अप्रत्याशित था। दोस्तों, चलिए इस घटना के राजनीतिक संदर्भ को गहराई से समझें। 1993 के चुनावों में सपा बसपा गठबंधन ने 173 सीटें जीती, सपा को 110 और बसपा को 67। ये भारतीय जनता पार्टी को हराने का कमाल था, जो 1992 के बाद कमजोर हो गई थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद मायावती को लगा कि मुलायम सिंह उनके दलित एजेंडा को कमजोर कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बसपा के विधायकों को कैबिनेट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। दलितों के लिए विशेष योजनाएं जैसे अंबेडकर गांव योजना को ठीक से लागू नहीं किया गया। मायावती ने सार्वजनिक रूप से कहा, हमारा गठबंधन मजबूत था, लेकिन सपा ने हमें धोखा दिया। ये बयान 1 जून को आया जब वे लखनऊ पहुंची। उस समय मीडिया में खबरें छाई हुई थीं कि बसपा गठबंधन तोड़ सकती है। मुलायम सिंह ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन उनके कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए। उस रात मायावती ने अपने करीब 50 विधायकों को गेस्ट हाउस में बुलाया। बैठक का एजेंडा साफ था, गठबंधन तोड़ना और भारतीय जनता पार्टी के साथ नया गठबंधन करना। यह फैसला बसपा के लिए गेम चेंजर था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तब विपक्ष में थी और कल्याण सिंह जैसे नेता बसपा से नजदीकी बढ़ा रहे थे। कल्याण सिंह खुद एक पिछड़े वर्ग से थे और दलितों से गठबंधन चाहते थे, लेकिन सपा के लिए यह धोखा था। मुलायम सिंह के समर्थक, जिनमें अमर सिंह और अन्य यादव नेता शामिल थे, भड़क गए। सुबह होते ही लखनऊ की सड़कें सपा के कार्यकर्ताओं से भर गईं। वे नारे लगा रहे थे, मायावती हटाओ, मुलायम को बचाओ। लेकिन ये सिर्फ नारे नहीं थे, हथियारों से लैस गुंडे भी शामिल हो गए। सपा के कई विधायक जैसे विजय बहादुर सिंह और अन्य ने भीड़ को उकसाया। कहा जाता है कि यह हमला सुनियोजित था, ताकि बसपा विधायकों को डराया जा सके और गठबंधन तोड़ने का फैसला वापस लिया जाए। गवाहों के अनुसार दोपहर 2 बजे तक स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी थी। गेस्ट हाउस के बाहर सैकड़ों सपा कार्यकर्ता जमा हो गए। वे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मायावती ने दरवाजा बंद करा लिया और पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस की प्रतिक्रिया धीमी थी। कहा जाता है कि मुलायम सिंह सरकार के दबाव में पुलिस निष्क्रिय हो गई थी। कमरा नंबर 1 में मायावती और उनके विधायक फंस गए थे। बाहर की आवाजें डरावनी थीं, चिल्लाहट, पत्थरों की आवाज और धमकियां। हमलावरों ने गेस्ट हाउस की खिड़कियां तोड़ी और अंदर घुस आए। बसपा विधायकों पर हमला किया गया, कई घायल हुए। मायावती पर विशेष रूप से निशाना था। उनके कमरे को तोड़ा गया और उन्हें गालियां दी गईं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, जो एक महिला नेता के लिए अपमानजनक था। मायावती बाद में अपनी आत्मकथा में लिखती हैं,
मैंने सोचा कि आज मेरा अंतिम दिन है, लेकिन भगवान ने एक फरिश्ता भेजा। ये फरिश्ता कौन था? ब्रह्मदत्त द्विवेदी। वे उस समय पास के एक अन्य गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग में थे। शोर सुनते ही वे दौड़े। उनके साथ सिर्फ एक लाठी थी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ट्रेनिंग का हिस्सा थी। द्विवेदी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी लाठी एक दिन दलित नेता की जान बचाएगी, लेकिन यही हुआ। वे सीधे गेस्ट हाउस पहुंचे और देखा कि पुलिस खड़ी है लेकिन कुछ नहीं कर रही। द्विवेदी ने अपनी दबंग आवाज में चिल्लाया, रुको, ये क्या हो रहा है? लेकिन भीड़ नहीं मानी। वे अकेले भीड़ में घुस गए और अपनी लाठी से हमलावरों पर प्रहार किया। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 10 से 15 हमलावरों को अकेले रोका। उनकी ट्रेनिंग काम आई और वे कुशलता से लाठी चला रहे थे। भीड़ चौंक गई कि एक ब्राह्मण विधायक सपा गुंडों से भिड़ रहा है। 2 जून 1995 गुरुवार। लखनऊ में बारिश का मौसम था, लेकिन हवा में तनाव की गर्मी थी। सुबह 10 बजे से ही सपा कार्यकर्ता जमा होने लगे। लीडर थे विजय बहादुर सिंह, एक सपा विधायक जो बाद में इस कांड के आरोपी बने। वे गेस्ट हाउस के गेट पर धरना दे रहे थे। दोपहर 2:30 बजे तक भीड़ 500 से ज्यादा हो चुकी थी। पत्थरबाजी शुरू हो गई। गेस्ट हाउस की खिड़कियां टूटने लगीं। अंदर मायावती अपने सहयोगियों से कह रही थीं, डरो मत, हम लड़ेंगे। लेकिन डर तो था ही। एक विधायक ने बाद में बताया, हमने सोचा कि ये लोग हमें जिंदा जला देंगे। तभी करीब 3 बजे ब्रह्मदत्त द्विवेदी पहुंचे। वे अकेले थे, उनके गनर बाद में आया। द्विवेदी ने देखा कि पुलिस खड़ी है लेकिन हिल नहीं रही। वे सीधे भीड़ में घुस गए। उनकी आवाज गूंजी, रुको, ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन भीड़ पागल थी। सपा कार्यकर्ता हथियारों से लैस थे, लाठियां, कुल्हाड़ियां, यहां तक कि बंदूकों के साथ। द्विवेदी ने अपनी लाठी उठाई और पहले हमलावर को पीटा। ये देखकर भीड़ चौंक गई। एक ब्राह्मण विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का था, सपा के गुंडों से भिड़ रहा था। द्विवेदी की बहादुरी की कहानी कई गवाहों से मिलती है। एक स्थानीय पत्रकार जो घटनास्थल पर था ने बताया कि द्विवेदी ने अकेले 10-15 मिनट तक भीड़ को रोका। वे चिल्ला रहे थे, मायावती को छूने की कोशिश करोगे तो मेरी लाठी तुम्हें भूल न जाएगी। उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ट्रेनिंग यहां काम आई। लाठी चलाने का उनका कौशल कमांडो जैसा था। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी पहुंचने लगे, लेकिन क्रेडिट द्विवेदी को ही जाता है। उन्होंने मायावती को बाहर निकालने का रास्ता बनाया। पुलिस को मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ा। हमले के दौरान मायावती के कमरे में घुसकर हमलावरों ने उन्हें घेर लिया था। द्विवेदी ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और हमलावरों को खदेड़ा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने मायावती को अपनी शॉल दी क्योंकि उनके कपड़े फट गए थे। मायावती बाद में द्विवेदी को गले लगाकर रोईं। उन्होंने कहा, भैया आपने मेरी जान बचाई। ये भैया शब्द बसपा की राजनीति में इतिहास बन गया। जाति की दीवारें टूट गईं, एक ब्राह्मण ने दलित बहन की रक्षा की। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कांड के बाद मुलायम सिंह पर हमले का आरोप लगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच हुई और कई सपा नेता आरोपी बने, लेकिन द्विवेदी की भूमिका अमर हो गई। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का जन्म 1940 में प्रतापगढ़ के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। बचपन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। 1960 के दशक में वे छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। उनकी छवि एक फायरब्रांड नेता की थी, जो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ बोलते। लेकिन गेस्ट हाउस कांड ने उनकी छवि बदल दी। उन्होंने साबित किया कि साहस जाति नहीं देखता। द्विवेदी की पत्नी उर्मिला द्विवेदी बाद में बताती हैं कि उस दिन वे घर पर थे। जब खबर मिली तो वे चिंतित हुईं, लेकिन द्विवेदी का जवाब था, अन्याय के खिलाफ खड़ा न होना पाप है। उनकी हत्या 1998 में हुई, लेकिन तब तक मायावती ने उन्हें अपना भाई मान लिया था। बसपा ने उनकी पत्नी को टिकट भी दिया। द्विवेदी की जीवन शैली सादगीपूर्ण थी। वे हमेशा सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहनते और अपनी लाठी साथ रखते। आरएसएस की ट्रेनिंग ने उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि मानसिक रूप से भी। वे कहते थे कि सच्चा हिंदू वो है जो कमज़ोर की रक्षा करता है। इस घटना ने साबित कर दिया कि उनकी बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं। इस कांड की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति की गहराई है। दलितों का उत्थान बसपा का मुख्य एजेंडा था, जबकि सपा पिछड़ों का। गठबंधन टूटने से दोनों पार्टियों के बीच दुश्मनी इतनी गहरी हो गई कि आज तक कायम है। लेकिन द्विवेदी जैसे नायकों ने दिखाया कि राजनीति से ऊपर मानवता है। गेस्ट हाउस कांड ने न सिर्फ मायावती को मजबूत बनाया, बल्कि भाजपा को भी बसपा से जोड़ने का मौका दिया।
इस घटना के बाद मायावती ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ये गठबंधन भी ज़्यादा दिन नहीं चला। फिर भी द्विवेदी की बहादुरी की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। गेस्ट हाउस कांड की धूल जब उतरी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य हमेशा के लिए बदल चुका था। वो भयानक दोपहर जो खून और आंसुओं से सनी थी, न सिर्फ एक गठबंधन का अंत थी बल्कि एक नई शुरुआत भी। मायावती जो कुछ घंटे पहले मौत के मुंह में झांक रही थीं, अब सत्ता के द्वार पर खड़ी थीं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की वो लाठी जो सैकड़ों हमलावरों को पीछे धकेल चुकी थी, अब इतिहास की किताबों में दर्ज हो रही थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांड के बाद की राजनीतिक भूचाल ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच दुश्मनी की जड़ें गहरी की, बल्कि ब्राह्मण दलित एकता की एक अनोखी मिसाल भी खड़ी की। कांड की शाम ढलते ढलते लखनऊ की सड़कें शांत हो चुकी थीं, लेकिन राजनीतिक हलचल चरम पर थी। मायावती को सुरक्षित निकालने के बाद ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने तुरंत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क किया। कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे के प्रतीक थे, उन्होंने इस मौके को भुनाया। बसपा के 60 से अधिक विधायकों के समर्थन से भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया। 3 जून 1995 को मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह क्षण दलित इतिहास का स्वर्णिम पल था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इसे लोकतंत्र का चमत्कार कहा। मायावती की ये पहली सरकार मात्र 4 महीने चली, लेकिन इसने यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। दलितों के लिए यह साबित हो गया कि वे सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। मायावती ने अपने पहले भाषण में कहा कि ये जीत उन लाखों दलितों की है जिन्होंने सदियों से दमन सहा है, लेकिन इस सफलता के पीछे द्विवेदी की भूमिका को कोई न भूल सका। मायावती ने सार्वजनिक रूप से उन्हें अपना भाई घोषित किया और कहा कि अगर वे न होते तो आज ये दिन न आता। इस गठबंधन ने भाजपा के लिए भी नई संभावनाएं खोली। भाजपा जो बाबरी विध्वंस के बाद कमजोर पड़ चुकी थी, अब दलित वोटों की ओर रुख कर रही थी। कल्याण सिंह और मायावती का ये समझौता रणनीतिक था। भाजपा को ऊपरी जातियों के अलावा पिछड़ों और दलितों का समर्थन चाहिए था, जबकि बसपा को सत्ता का अनुभव। लेकिन यह गठबंधन अस्थिर था। अक्टूबर 1995 में मायावती ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि भाजपा पर आरोप लगा कि वे राम मंदिर मुद्दे पर दबाव डाल रही है। फिर भी इस छोटे कार्यकाल ने मायावती को मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने दलितों के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे अंबेडकर ग्राम योजना जो गांवों को अपनाने पर आधारित थी। इस दौरान सपा पर हमले तेज हो गए। मुलायम सिंह को गुंडाराज का सरदार कहा जाने लगा। कांड ने सपा की छवि को धूमिल किया और उनके कार्यकर्ताओं पर हिंसा का ठप्पा लग गया। कानूनी मोर्चे पर कांड ने एक लंबी लड़ाई शुरू की। घटना के तुरंत बाद बसपा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी। जांच में पाया गया कि हमला सुनियोजित था। सपा के कई विधायक जैसे विजय बहादुर सिंह और अन्य आरोपी बने। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने मायावती के कमरे को तोड़ा, जातिगत अपमान किया और हिंसा भड़काई। मुलायम सिंह पर अप्रत्यक्ष आरोप लगा कि उन्होंने पुलिस को निष्क्रिय रखा। ये जांच सालों चली और 2003 में कई आरोपी दोषी ठहराए गए, लेकिन राजनीतिक दबाव में कई बरी हो गए। इस जांच ने सपा को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया। मीडिया में इसे लोकतंत्र पर हमला कहा गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि यह घटना यूपी की राजनीति का काला धब्बा है। सीबीआई की रिपोर्ट ने साबित किया कि सपा कार्यकर्ता संगठित रूप से पहुंचे थे और हथियार लाए थे। मायावती ने इस जांच को अपनी जीत बताया और कहा कि न्याय अंततः मिलता है, लेकिन इस प्रक्रिया ने सपा बसपा दुश्मनी को और गहरा दिया। मुलायम सिंह ने हमेशा इन आरोपों को साजिश कहा, लेकिन उनके समर्थक आज भी इस मुद्दे पर संवेदनशील हैं। इस दुश्मनी का असर चुनावों में दिखा। 1996 के विधानसभा चुनावों में बसपा ने 60 सीटें जीतीं, जबकि सपा को 194। लेकिन भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। मायावती ने फिर भाजपा के साथ गठबंधन किया और दोबारा मुख्यमंत्री बनी। ये दूसरा कार्यकाल 1997 से 2002 तक चला। इस दौरान उन्होंने ताजमहल को सफ़ेद हाथी कहा और इसे पर्यटन का केंद्र बनाया। दलित स्मारकों का निर्माण हुआ, जैसे डॉक्टर अंबेडकर के सर्किट हाउस, लेकिन सपा के साथ टकराव जारी रहा। मुलायम सिंह ने बसपा को धोखेबाज कहा और कहा कि गेस्ट हाउस कांड उनकी साजिश थी। ये दुश्मनी 2016 तक चली, जब अखिलेश यादव ने गठबंधन की कोशिश की, लेकिन मायावती ने इनकार कर दिया। 2023 में भी जब बसपा सपा के बीच गठबंधन की बात हुई, तो मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का हवाला देकर मना कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना आज भी दोनों पार्टियों के बीच विश्वासघात का प्रतीक है।
राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस कांड ने यूपी को दो खेमों में बांट दिया, दलित बनाम यादव। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की विरासत इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। कांड के बाद मायावती ने उन्हें अपना राजनीतिक संरक्षक माना। द्विवेदी, जो प्रतापगढ़ से विधायक थे, भाजपा में सक्रिय रहे। उन्होंने बसपा भाजपा गठबंधन को मजबूत करने में भूमिका निभाई। मायावती ने कई रैलियों में उनका जिक्र किया और कहा कि भैया ने मेरी जान बचाई। लेकिन उनकी जिंदगी छोटी रही। 1998 में उनकी हत्या हो गई। कहा जाता है कि ये सपा के गुंडों का बदला था। उनके बेटे सुनील द्विवेदी ने स्वराज्य मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया कि पिता ने दीवार फांदकर मायावती को बचाया था। पुलिस पक्षधर थी, लेकिन द्विवेदी अकेले लड़े। उनकी मौत पर मायावती रोईं और कहा कि मेरा भाई चला गया। बसपा ने उनकी पत्नी उर्मिला द्विवेदी को टिकट दिया और वे विधायक बनी। यह एक ब्राह्मण परिवार को दलित पार्टी से जोड़ने का प्रतीक था, लेकिन बाद में विवाद हुआ। 2016 में बसपा ने विजय सिंह को टिकट दिया, जो कांड के आरोपी थे। भाजपा नेता दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह द्विवेदी के साथ विश्वासघात है। मायावती ने खारिज किया, लेकिन इसने उनकी विरासत पर सवाल उठाए। द्विवेदी की विरासत सिर्फ राजनीतिक नहीं थी। वे आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक थे और हिंदुत्व के प्रचारक। लेकिन गेस्ट हाउस कांड ने साबित किया कि उनका साहस जाति से ऊपर था। प्रतापगढ़ में उनकी स्मृति में एक स्मारक है जहां लोग आते हैं। उनके परिवार ने कहा कि पिता ने कभी जाति नहीं देखी। ओप इंडिया की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि बसपा का अवसरवाद द्विवेदी को निराश करता, लेकिन मायावती ने हमेशा उनका सम्मान किया। वेलीवाडा की स्टोरी में कहा गया कि द्विवेदी मायावती के समर्थक थे और कल्याण सिंह के खिलाफ थे। कांशीराम ने इस घटना को मायावती का अंतिम साहस का परीक्षण कहा। द्विवेदी की मौत ने भाजपा में भी शोक की लहर दौड़ा दी। अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रद्धांजलि दी। उनकी विरासत आज भी जातीय एकता का संदेश देती है। यूपी में ब्राह्मण दलित गठबंधन की कोशिशें जैसे 2017 में भाजपा की सफलता में इसकी झलक दिखती है। यूपी राजनीति पर इस कांड का लंबा असर पड़ा। यह घटना दलित जागरण का प्रतीक बनी। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी और संसद में पहुंची। बसपा ने राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया, लेकिन सपा के साथ दुश्मनी ने विपक्ष को कमजोर किया। 2009 में गठबंधन हुआ, लेकिन जल्द टूट गया। India.com की रिपोर्ट के अनुसार यह कांड यूपी पॉलिटिक्स बदलने वाला था। मुलायम सिंह की मौत के बाद अखिलेश ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। 2024 के चुनावों में भी इसकी छाया देखी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह घटना सपा बसपा संबंधों को खराब करने वाली थी। कोरा पर चर्चा में कहा गया कि यह आज भी प्रासंगिक है। न्यूज़ 18/18 की रिपोर्ट में कहा गया कि यह घटना 25 साल बाद भी याद आती है। इस कांड ने महिलाओं की राजनीति को भी प्रभावित किया। मायावती पर हुए अपमान ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह दलित महिलाओं पर हमला था। इससे बसपा का महिला विंग मजबूत हुआ। राजनीतिक रूप से यह घटना गठबंधनों की नाजुकता दिखाती है। यूपी जैसे राज्य में जहां जाति निर्णायक है, ये एकता का पाठ देती है। द्विवेदी जैसे नायक दुर्लभ हैं जो इतिहास रचते हैं। आज जब यूपी में भाजपा मजबूत है तो इस गठबंधन की याद आती है। मायावती की कमजोरी अब, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। यह कहानी साबित करती है कि एक व्यक्ति का साहस कैसे समाज बदल देता है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी अमर हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।